राधे राधे साथियों। हाँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ऑलमोस्ट मेरा तो ये हो चुका है, लेकिन ये करा देता हूँ, मेरे लिए आगे के लिए रिवीजन वगैरह के लिए काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावनाओं की दृष्टि से अद्वितीय हैं। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई तत्व ऐसे तत्व भी हैं जो अन्य देशों के संविधानों से बहुत अलग और भिन्न भिन्न हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए इस संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वां संविधान संशोधन, 42वां, 73वां, 74वां, 97वां और 101वें में संविधान के कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। 44वां कब हुआ था? 1978 में। हालांकि केशवानंद भारती मामले, जो 1973 में हुआ था, में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। कहते हैं संविधान की विशेषता, क्या क्या विशेषताएं अपने संविधान की, जो भारत का संविधान है। तो संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान, जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। संविधान के 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। संविधान को 2 वर्गों में लिखित, जैसे अमेरिका संविधान, एक जैसे लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। जैसे अमेरिका संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? अपने भारत का। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत, यहाँ बहुत बड़ा दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 22 भाषा में विभक्त और 8 अनुसूचियाँ थीं उस टाइम। वर्तमान में 2019 में इसमें एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और तथा 12 अनुसूचियाँ, जो कि सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधन ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग को हटा दिया है। इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भाग, 4 क, 9 क और 9 ख और 14 क, और 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं जो कि भारत में है। भारत के संविधान को विस्तृत, बड़ा बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। पहला कारण भौगोलिक कारण, जो कि भारत का विस्तृत और विविधता है। दूसरा ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत भी बड़ा था। और तीसरा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। अभी तो सभी के लिए ये एकल संविधान है, लेकिन जब नहीं था। चौथा, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रभाव भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक प्रॉपर्टी पर छोड़ दिया गया है,
उन्हें ही भारत के संविधान के दस्तावेज में शामिल किया गया है। अब आते हैं विभिन्न स्रोतों से भेद। भारत के संविधान में अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों को भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान की राजनीतिक भाग कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका विधायिका के संबंध में जैसे कि अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए जो कि अब रूस है, और आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों से संविधान लिया गया है। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतम प्रशासनिक विवरण इसी के लिए गए हैं कि संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 अधिनियम के समान या इससे मिलते जुलते हैं। अब आता है कि नम्रता और अनम्रता का समन्वय। संविधान को नम्रता लचीला ये सोचो, नम्रता और अनम्रता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है, या कठोर या अनम्र। संविधान उसे माना जाता है जिसकी संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान लचीला या नम्य लचीला संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानूनों के निर्माण, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है न कठोर है, बल्कि यह दोनों को मिला जुला कर रूप अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधन का प्रावधान है। कुछ उपबंधों में संसद में विशेष बहुमत को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरणतः दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान भाग वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन के कुल सदस्य का बहुमत चाहिए। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों को के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। पता है, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। भारत का संविधान जो संघीय सरकार की स्थापना करता है, ये सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे कि 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय आदि। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान एकल नागरिकता, संविधान के लचीलेपन, एकीकृत न्यायपालिका केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल प्रावधान आदि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी ओर अनुच्छेद 1
में भारत का उल्लेख राज्यों के रूप में किया गया है। आर्टिकल 1 में भारत को एक मतलब राज्य तो बोला गया है, तो ऐसे ही संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत का कोई राज्य ना होने की अवहेलना करता है या ऐसे कुछ करता है, होने की अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं, जैसे एकात्मक की भावना की संघ में संघ अर्थ एवं इनको छोड़ो। सरकार की संसदीय रूप, सरकार को जो संसदीय रूप बनाया गया है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि भारतीय संविधान ने अमेरिकी की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। अब इसमें ये पता चलेगा कि जो अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली थी उसको ना अपना के किसको अपनाया? ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालकों की उपस्थिति और बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका की समक्ष कार्यपालकों की संयुक्त जवाबदेही और विधायिका के मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व और निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। अगर बड़े पैमाने ठीक तरीके से देखा जाए तो फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं, फिर भी अंतर भी है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जैसे गणतंत्र होता है, जबकि ब्रिटेन का उत्तराधिकार की व्यवस्था है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकर इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसद की संप्रभुता के नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सदस्यता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से बहुत कम है। इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान विधि की प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उस संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संविधान संसदीय कानूनों को संवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी संवैधानिक शक्तियों को बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। आते हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप एकीकृत होने का साथ साथ स्वतंत्र भी है। ओके, भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप एक स्वतंत्र भी है, एकीकृत होने के साथ साथ भी।
भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। भारत की जो न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था बनाई गई है उसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्थान है। इसके नीचे राज्य पर जो राज्य स्तर उच्च न्यायालय बनाया गया है, निचले स्तर पर कौन है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट सबसे ऊपर, उच्च न्यायालय निचले स्थान पर और अपर लेवल पर सर्वोच्च न्यायालय। राज्यों के उच्च न्यायालय के नीचे गंभीर अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों को एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका के संघीय कानून और संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान के संरक्षक है। इसीलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक और सेवानिवृत्ति के बाद अदालतों में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। पहले साथ थे, अभी हटा दिया। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये इस प्रकार हैं। पहला, समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23-24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब आप बताएंगे आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायपालिका के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परिषद अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे अभिलेख और रिट जारी कर सकता है। ठीक है, बताएंगे कि परमादेश, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध ये क्या होता है, इसको भी बताएंगे। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20 से 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। अभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, जो कि थोड़े हिंट टाइप में दिए गए हैं, वैसे तो आगे पढ़ेंगे, इनको अगली क्लास में करा देंगे। और देखते रहो, मेरा रिवीजन चल रहा है, आप पढ़ो या मत पढ़ो, मैं पढ़ता रहूँगा आपके बदले। ओके, बाय, राधे राधे।